बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमने शुरू करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रेंज, इसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, द रेंज ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, बियर लैम्बर्ट लॉ, ये मैं आपका सिलेबस पढ़ रही हूँ। ओके। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे आज स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जो पहले दो हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन और आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रेंज, ये आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जी बेटा, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? कभी आपने पहले ये लफ्ज सुना है स्पेक्ट्रम? कुछ ज़हन में आता है? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, उसमें हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, इसमें लाइन स्पेक्ट्रम था, कुछ याद है? थोड़ा सा जहन में लाएं, फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहली बात ये बेटा कि ये बहुत पुरानी टेक्निक नहीं है कंपैरेटिवली। बाकी जो आप क्लासिकल मेथड्स पढ़ते हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सी स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी कंपैरेटिवली नई टेक्निक्स हैं। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करने के लिए बहुत मुश्किल तरीके हैं। अगर हम क्लासिकल मेथड में जाते हैं तो उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत कुछ बड़ी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टीडियस स्टडी के बाद बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल यूज़ होता है, उसके बाद भी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके मुकाबले में स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लेता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होते हैं और ये इतना टीडियस भी नहीं होता जितने के क्लासिकल मेथड्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसको स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, किसी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है। बेसिकली ये चार टेक्निक्स हैं, यूवी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर। ठीक है। ये जो बाद में मैंने जो दो नाम लिए एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आप अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे। इस दफा फोर्थ सेमेस्टर में आपने सिर्फ यूवी विजिबल और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना। ठीक है। ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इसको क्यों यूज किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। अब यह है कि ये होती क्या, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? Spectroscopy is defined as a branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. ठीक है। ये साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर के ऊपर डालते हैं, थ्रो करते हैं और उसके बाद उनका इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस में क्या होता है कि जो पोजीशन ऑफ बैंड्स हैं, ये लाइंस हैं स्पेक्ट्रम में, वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक सब्सटेंस की। आपने पढ़ा होगा बेटे, जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि एक दो तरह का स्पेक्ट्रम था, एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस। ठीक है। दोनों में एक में लाइंस नजर आती थी, दूसरे में उन्हीं हिस्सों में गायब हो जाती थी, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती थी। और ये जो पोजीशन ऑफ बैंड्स एंड लाइंस होती है स्पेक्ट्रम में, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसको देख के हम किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को पहचान सकते हैं। ठीक है। जो पोजीशन ऑफ बैंड है, ये पोजीशन ऑफ लाइन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है उस सब्सटेंस की और ये कभी भी नहीं बदलती। ठीक है। ये केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है। In a spectroscopic technique, a range of electromagnetic radiation UV, IR, etc. is thrown on the organic compound. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, अब इनकी रेंज फर्क है।
ठीक है। एक खास रेंज को हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, खास रेंज को हम इंफ्रारेड कहते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब एक खास रेंज की हम लाइट जो है उससे इरेडिएट करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये उसके ऊपर डालते हैं, तो उसमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है इस रेडिएशन की, ये डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे। यानी एक खास स्ट्रक्चर जो है, एक खास मॉलिक्यूल जो है, वो एक खास रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेगा। जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, आगे जाके उनको डिटेक्ट किया जाता है और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी की पहले तो डेफिनेशन होगी ना बेटे कि ये स्टडी है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इस स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैसे की जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कैसे किया जाता है, कि इसमें बेसिक फैक्ट ये है कि जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है, इस स्टडी के नतीजे में, उसमें जो पोजीशन ऑफ बैंड्स या लाइन होगी वो जाहिर करेगी केमिकल नेचर को, या डिपेंड करेगी उस कंपाउंड की केमिकल नेचर पे। नेचर बदलने से पोजीशन ऑफ लाइंस और बैंड बदलेंगे। ठीक। की कैसे जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि हम अपना जो कंपाउंड है जिसका हम स्ट्रक्चर डिटरमिन करना चाहते हैं या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके हम ऊपर हम मैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो करते हैं, डालते हैं, रेडिएट करते हैं उस कंपाउंड को रेडिएशन के साथ। ठीक है। अब उसमें से कुछ जो वेवलेंथ्स हैं या रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। जो लाइट ट्रांसमिट होती है उसको डिटेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। फिर उस स्पेक्ट्रम को देखने से हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्बेंस है, कौन कौन सी एब्जॉर्ब हुई हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम सोचते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होगा। ठीक। Interpretation of the spectrum reveals the structural features present in the molecule of unknown compound, and ultimately information about the structure of the compound is obtained. अच्छा जी, for the interpretation of the spectrum of transmitted radiation, knowledge of nature of electromagnetic radiation, अब स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह समझने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी नेचर का पता होना चाहिए, उनकी रेंज का पता होना चाहिए, उनकी एनर्जी का पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का उसके साथ ताल्लुक जो है वो पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट कर सकेंगे और उससे फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दी हुई है, द फंडामेंटल मेजरमेंट ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ spectrum which is actually a variation of intensity of radiation as a function of frequency or wavelength। ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है। उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं EMR कहते हैं हम जिन्हें मुख्तसरन EMR, ये होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली लाइट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ठीक है। अब आपको पता है कि लाइट जो है इसकी ड्यूअल नेचर है, इट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। अब इसके ये जो ड्यूअलिटी है ये एक इंट्रिंसिक फीचर है लाइट का, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वेव की होती हैं, कुछ पार्टिकल की होती हैं। जैसे फोटोन है, ये स्पेसिफिक एनर्जी जो है, एक खास एनर्जी जो है एक फोटोन के साथ एसोसिएटेड होती है। ये जो बेटा जो फिगर 14.1 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैंने पहले भी शायद एक दफा एक्सप्लेन की थी जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस को गौर से देखिए, इसमें एक एरो जो है ये प्रोपेगेशन डायरेक्शन, जो लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये उस डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई जी। जी एक्सिस के साथ की तरफ लाइट प्रोपेगेट कर रही है। अब लाइट के 2 कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सॉरी दो कंपोनेंट हैं। एक है उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है, एक दूसरे के भी राइट एंगल है, और ये दोनों जो जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है उसके भी राइट एंगल है। ठीक है, जैसे एक्स वाई और जी एक्सिस होते हैं। अब ये रेडिएशन जो हैं, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इस लाइट को थ्रो करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मुख्तलिफ तरह से इंटरेक्ट करते हैं उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो फिर उसके मुताबिक कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो एब्जॉर्ब होती हैं फिर जब हम उनको स्टडी करते हैं तो ये हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये है कि कितनी किस्म की ये रेडिएशंस हैं, इनकी रेंज जो है क्या होती है और इनकी एनर्जी जो है क्या होती है। ये गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यू विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं गैमा रेज और सबसे वीकेस्ट होती हैं रेडियो वेव्स। ये सारी की सारी जो हैं ये टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। ठीक है, ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, all these are types of electromagnetic radiations. These electromagnetic radiations move with the velocity of light. आपको पता है velocity of light is 3 into 10 per 10 centimeters per second. ये speed of light है, ये velocity of light है। ठीक है, और हमें पता है c is equal to न्यू lambda, nu multiplied by lambda, frequency multiplied by wavelength। इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये तो फिक्स है, 3 into 10 per 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना है, एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा होती है या कम। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जितनी एनर्जी ज्यादा होती है वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। इसका मतलब है कि जो एनर्जेटिक रेडिएशंस होते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए बेटे आगे एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे हम दोबारा इसकी बात करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि C is equal to nu lambda. It is possible to differentiate between these radiations on the basis of their frequency nu or wavelength lambda. Thus, gamma rays have highest frequency and shortest wavelength, whereas radio waves have longest wavelength and lowest frequency. Higher frequency radiations have high energy and vice versa. Wavelength of radio waves is measured in meters, microwaves in centimeters, infrared in micrometers, visible UV in nanometers, and that of X-rays in angstrom. अच्छा बेटा, ये इस तरह क्यों है? ये जो रेडियो वेव्स की है इसको मीटर्स में क्यों मेजर किया हुआ है, और माइक्रोवेव्स को सेंटीमीटर में क्यों किया हुआ है, एक्सरेज को एंगस्ट्रॉम में क्यों किया हुआ है? आप लोग चाहें तो इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं अपने ग्रुप में। ठीक है, या आप मुझे बताइएगा कि इस तरह क्यों किया हुआ है, कि रेडियो वेव्स को क्यों करते हैं मेजर मीटर्स में और एक्सरेज को क्यों एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप में। जी, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन डिफरेंट वेज यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच आर एज फॉलोज। ये बेटे छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ये आपको पहले से आती हैं, एक नजर देख लें। वेवलेंथ, distance between adjacent crests or troughs of a wave in a beam of electromagnetic radiation is called wavelength. Wavelength is denoted by the
lowercase Greek letter lambda. The units used for wavelength are angstrom, nanometer, micrometer, meter, etc. Then frequency. Another basic property of light beam is its frequency. Frequency is the number of waves passing a fixed point on the path of a beam of radiation in a unit time. Frequency is denoted by Greek letter nu. The unit of frequency is hertz or cycle per second. Then wave number. Wave number or nu bar. Wave number is defined as a number of waves per unit distance. फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ है और वेव नंबर डिस्टेंस के साथ है. फ्रीक्वेंसी में था साइकिल्स पर सेकेंड और यहाँ पे है वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस. इट इज a measure of number of cycles in a light beam per unit length. The unit most commonly used for wave number is reciprocal centimeter. इसके बाद है एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एवरेज पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. Energy. Electromagnetic radiation can also be described in terms of energy possessed by each photon of radiation. Every photon of a specific radiation has exactly the same amount of energy, which is different from the energy possessed by the photon of other radiation. Total energy of the beam of radiation is equal to the energy of a photon multiplied by the number of photon इन बीम. ये बेटा ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है. E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू जो है उसकी वैल्यू अगर C ओवर लैम्डा पुट करें तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. यानी हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें एच प्लैंक कांस्टेंट का अगर पता हो, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमें पता है, और लैम्डा, यानी अगर हमें लैम्डा पता है, वेवलेंथ पता है, तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. ये बेटा फिर वही टेबल है, इसको मैं आपसे जिक्र कर रही थी. काफी कॉम्प्रिहेंसिव टेबल है. इसमें देखिए एक साइड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी हुई है, ऊपर सारी गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी हुई हैं. उसके बाद है इनकी एनर्जी. ठीक है. एनर्जी गैमा रेज की कितनी है? 10⁻⁷ to 6 to 7 किलो जूल पर मोल. और एंड पे बिल्कुल रेडियो वेव्स इनकी कितनी है? 10⁻⁹ to -7. उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है. गैमा रेज की है 10⁻20 to 21 और रेडियो वेव्स की कितनी है? 10⁻3 to 7. अब आप देखिए कि ये कितना ज्यादा फर्क है. गैमा रेज की कितनी ज्यादा, एक्स रेज की उससे कम, यूवी की उससे कम, रेडियो वेव्स की सबसे कम. वेव नंबर गैमा रेज के लिए है 10⁹9, यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁹9 साइकिल्स होते हैं या इतनी वेव्स होती हैं. और रेडियो वेव्स में 10⁻⁻7 to -4. कितनी कम हो गई, कितनी बड़ी वेव हो गई. ठीक है. उसका जो वेव जो उसका लैम्डा है वो कितना ज्यादा, वेव लेंथ कितनी ज्यादा हो गई, और वेव नंबर भी ऑफ कोर्स उसके हिसाब से कितना कम हो गया. वेव लेंथ गैमा रेज की बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है, 10⁻⁻9, और रेडियो वेव्स की उतनी ही ज्यादा है. ठीक है. आपको पता है ना कि एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं. फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ज्यादा हो तो वेवलेंथ उतनी कम होती है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कम, वेव नंबर कम हो तो वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होती है. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद है ये एक मेथड बताया हुआ है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है रेडिएशन के साथ, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा से. ठीक है. इसके बाद ये कैलकुलेट करने का मेथड बताया हुआ है. अब हमारा जिसके साथ ताल्लुक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है यूवी और आईआर रेडिएशंस के मतलब. ठीक है. अब आईआर रेडिएशंस, ये जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, आईआर रेडिएशन जो है इनकी रेंज होती है 4000 पर सेंटीमीटर, 4000 पर सेंटीमीटर से 667 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब ये रेंज बताई हुई है. ठीक है. रेंज बताई हुई है. ये इस रेंज की रेडिएशंस जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर थ्रो की जाती हैं तो वो जो चेंज लाती है मॉलिक्यूल में वो होता है स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस का.
ठीक है। जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, फिर इनका जब स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाता है, उसके एनालिसिस से फिर हमें पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में फ्ला फीचर जो है ये हो सकता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इस तरह यूवी विजिबल रेडिएशन जो हैं, इनकी रेंज होती है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। ठीक है। ऑफ कोर्स ये कंपैरेटिवली आईआर के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, ज़्यादा एनर्जी वाली हैं। चूंकि ये एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करती हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी या ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। इस तरह जो स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, उनको जब स्टडी किया जाता है स्पेक्ट्रम में, तो उसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। हमने इस चैप्टर में आईआर और यूवी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये इसको पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।